मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग आज इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है इस चैप्टर नंबर 5 का। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं 4, जिनमें से एक ऑप्शन हम लोगों को जो राइट ऑप्शन है उसे हम लोगों को चूज़ करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन ए 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 70 सेंटीमीटर और डी लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ए 100 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। और इसका सही आंसर है मानस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि सब्जेक्टिव है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। टू का पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 43 में। चलिए पेज नंबर 43 में चलते हैं। तो ये पेज नंबर 43 है। यहाँ से, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो उस एरिया के, जो अपने एरिया पर डिपेंडेंट हैं और वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन बातों पे निर्भर करता है। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में जो डाइवर्सिटीज़ है और जो उनकी क्वालिटीज़ है, जो टाइप्स हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, प्रिसिपिटेशन और इकोसिस्टम। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये कुल 6 फैक्टर्स हैं जिन पर कि प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। वो है, व्हाट इज ए बायो रिजर्व, गिव टू एग्जाम्पल्स। बायो रिजर्व क्या होता है और आपको इसका एग्जाम्पल्स देना है। बायो रिजर्व का डेफिनेशन होगा, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैव बीन रिजर्व्ड सर्टेन एरियाज विच आर कॉल्ड बायो रिजर्व। तो हमारे देश के जो फ्लोरा है और फाउना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी जो सरकारें हैं उसके लिए कुछ एरियाज़ हैं, सर्टेन एरियाज़ को रिज़र्व कर दिया है कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं जाएगा, या जाएगा तो उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जिसे ही बायो रिज़र्व कहा जाता है। अब हम लोग को बायो रिज़र्व्स के एग्जांपल्स भी लिखने हैं, 2 एग्जांपल लिखने हैं। तो पेज नंबर 51 में चले जाइए और 51 में आप जाइएगा तो यहाँ पर एक ब्लू रंग का बॉक्स बना हुआ है। देखिए यहाँ पर 14 बायो रिज़र्व्स के नाम लिखे गए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 नाम अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, जिसमें नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इस क्वेश्चन में 2 एनिमल्स के एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं और माउंटेन वेजिटेशन में पाए जाते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 46 में। तो बच्चों ये है पेज नंबर 46 और इस पेज नंबर 46 में लेफ्ट साइड में आप देखिए जो थर्ड पैराग्राफ है, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये जो है ये थर्ड पैराग्राफ है। इसमें आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट्स, मंकी, लेमर, डियर, वन हॉर्न राइनोसेरस। उसके बाद कुछ यहाँ पर बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स भी दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो डेसिडियस ट्रॉपिकल एरिया जो है, ट्रॉपिकल डेसिडियस एरियाज़ में ये जानवर के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ये हैं आपको लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। उसके बाद बहुत सारे वेराइटीज़ के बर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स और टॉर्टॉइस भी पाए जाते हैं। अब हम लोग माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन का एग्जांपल देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आप देखिए ये पेज नंबर 47 में आइए। ये पेज नंबर जो है ये देखिए 47 है और 47 का जो ये राइट साइड है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, इसी में आपको एनिमल्स के एग्जांपल दिए गए हैं माउंटेन फॉरेस्ट के। ठीक है। आप यहाँ पे इसको जूम करके देखिए
कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि आपको कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेओपार्ड, स्क्विरल्स, शैगी वॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट्स विथ थिक हेयर। तो ये सब एनिमल्स के नाम हैं, आप इन एनिमल्स का नाम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है वो 3, इसमें हम लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना करना है, मतलब फ्लोरा और फौना में अंतर बताना है कि इसमें अंतर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हैं फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट किंगडम, सारे ट्रीज प्लांट्स उसमें आते हैं, और फौना का मतलब एनिमल्स होता है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 42 में। ये देख रहे हैं, ये पेज नंबर 42 है, जो पहला पेज है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में आप आइए, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लोरा और फौना का डेफिनेशन लिखा गया है। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन और पीरियड्स। सिमिलरली द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फौना। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्लोरा और फौना का बहुत छोटा सा डेफिनेशन या छोटा सा अंतर दिया गया है। आप इसको अपने नोटबुक में 2 कॉलम बना करके एक साइड फ्लोरा और दूसरे साइड में फौना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जिसमें हम लोग को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में अंतर बताना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और साथ ही आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आशीष विद्यालय, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स वाले पेज पर। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में थे, जिसमें हम लोगों को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में अंतर बताना था। इसके लिए मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, आप देख सकते हैं। जो पहला कॉलम है ये पैरामीटर्स का है, दूसरे कॉलम में हम लोग उस पैरामीटर पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और तीसरे कॉलम में डेसिडियस फॉरेस्ट में अंतर बताएंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है रेनफॉल। तो अगर रेनफॉल देखें तो हम लोग वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, और ट्रॉपिकल डेसिडियस वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, वो लीव्स शेडिंग है, यानी पत्तों को जो पेड़ छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कोई डिफिनेट टाइम नहीं होता है जिसमें कि जो पेड़ है वो अपने पत्तों को छोड़ते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में ऐसे 6 से 8 हफ्ते का एक ड्राई समर का समय होता है जिसमें कि पत्ते जो हैं वो पेड़ों से गिर जाते हैं। ठीक है, अगला पैरामीटर हम लोग देखते हैं हाइट। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर जो पेड़ है वो कुछ पेड़ तो 60 मीटर तक चले जाते हैं, बल्कि इससे भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना में डेसिडियस फॉरेस्ट में इसका जो हाइट होता है, पेड़ों का हाइट उतना नहीं होता है, कम होता है। अब देखते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो वेस्टर्न घाट्स में, भारत के वेस्टर्न घाट्स में, द आइसलैंड्स ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु के कोस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो हिमालय के फुट हिल्स में पाए जाते हैं, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पैरामीटर देखते हैं हम लोग फौना। तो फौना जो है, फौना का मतलब होता है जो पार्टिकुलर पेड़ पौधे होते हैं, जो पार्टिकुलर एनिमल्स होते हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं उन्हें फौना कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर, वन हॉर्न, राइनोसेरस, बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स पाए जाते हैं, और वहीं जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनमें ये सारे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लोरा को देखें हम लोग तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये सारे पेड़ हैं जो पाए जाते हैं, वो है एबनी, महगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, और वहीं डेसिडियस फॉरेस्ट में बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, टीक, पीपल और नीम है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाए जाने वाले वेजिटेशंस के बारे में आप बताइए, और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि उन वेजिटेशंस में जो भारत में पाए जाते हैं उनमें से वैसा वेजिटेशन जो कि हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है उसको डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग पहले पार्ट का आंसर देते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर देने के लिए हम लोगों को पेज नंबर 44 में चलना होगा। ये है पेज नंबर 44, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दिया हुआ है। टोटल 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होते हैं। पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, चौथा माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा मैंग्रोव फॉरेस्ट।
ठीक है। अब हम लोगों को दूसरे पार्ट में, मतलब इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हम लोगों को वैसे वेजिटेशन के बारे में लिखना था जो कि हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है यही जो है हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है। तो इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को चलना होगा पेज नंबर 47 में। तो ये है पेज नंबर 47, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए यहीं से आप माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में लिखना है आपको अपने नोटबुक पर। तो यहाँ से कोई भी 4-5 पॉइंट्स आप अपने माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, जिसमें आप माउंटेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट के बारे में, फ्लोरा फाउना के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे भारत में, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाइट ए फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया, वाई। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत में बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं, मतलब वो विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो गया है? ठीक है, इसका आंसर मिलेगा हम लोगों को पेज नंबर 50 में। ये है बच्चों पेज नंबर 50, और इस 50 में जो ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड के इस पैराग्राफ में यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक अत्याचार हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स पे ह्यूमंस के द्वारा, इसलिए जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है। द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर इंडेंजर्ड एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1300 जो ऐसे प्लांट हैं उनका जो स्पीसीज़ है वो खतरे में है, वो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, और 20 स्पीसीज़ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, वो हैं ही नहीं इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और यही हाल एनिमल्स का भी है। तो बच्चों आपके जो बुक है, आपका जो बुक है उस बुक में सिर्फ इतना ही एक लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, कि ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, यहाँ ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, एक ही लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, और ज़्यादा कुछ बुक में नहीं मिलता है। तो इसलिए हम आप लोगों को इसका अलग से आंसर बता देते हैं। तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हो गए हैं, उसके क्या कारण हैं? तो उसके जो कारण हैं मेनली 2 टाइप्स ऑफ रीजंस हैं उसका जो पहला रीज़न है वो है नेचुरल फोर्सेज, और दूसरा है ह्यूमन इंटरेक्शंस। आइए सबसे पहले नेचुरल फोर्सेज को समझते हैं हम लोग। नेचुरल फोर्सेज का मतलब गॉड मेड फोर्सेज। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है चेंज इन क्लाइमेट, डेट इज़ आइस एज। तो क्लाइमेट में चेंज आ जाने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो नया क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में दिया है कि बहुत पहले आइस एज होता था, तो उस ज़माने में जो एनिमल्स थे आइस एज में, आइस एज ख़त्म होने के बाद वो एनिमल्स जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका डेथ हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है कंपटीशन विद अदर स्पेसीज। कुछ ऐसे स्पेसीज भी आ जाते हैं जिनके साथ जो पहले से जो एग्जिस्टिंग स्पेसीज हैं वो उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं और वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है रिड्यूस्ड फूड सप्लाई। भोजन की कमी के कारण भी बहुत सारे स्पेसीज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और एक चौथा दिया हुआ है लार्ज मेट्रोराइड स्ट्राइकिंग द अर्थ। यहाँ पर मेट्रॉइड नहीं होगा, मेटोरेट होगा। कोई बहुत बड़ा कोई मेट्रॉइड है वो अर्थ से टकरा जाता है, तो जिसके कारण भी बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और लास्ट का पॉइंट लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, मतलब इन ऊपर के चारों में से इन चारों को मिला करके भी हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है जिसके कारण कि कोई स्पीसीज़ जो है वो विलुप्त हो गया। आइए हम लोग जो अगला फैक्टर समझते हैं वो है ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इंसानों के चलते भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो विलुप्त हो गए हैं। वो क्या क्या रीजंस हैं? तो सबसे पहला लिखा हुआ है हंटिंग फॉर फूड, फर, स्किन्स, फीदर्स, हॉर्न्स, इटीसी। तो इंसान अपनी आवश्यकता के लिए, भोजन के लिए और जानवरों के फर, स्किन्स, फीदर्स, हॉर्न्स के लिए वो क्या करता है कि जानवरों की हत्या कर देता है। जैसे एलिफेंट्स की हत्या की जाती है उसके दांत के लिए, टाइगर की हत्या की जाती है उसके बोन के लिए और फर के लिए। यहाँ FOR नहीं होगा, FUR होगा। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। डियर है, उसका हॉर्न जो है उसको कलेक्ट करते हैं लोग, इसके लिए डियर को मार देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है। खेती के लिए लोग क्या करते हैं, जंगलों को साफ़ कर देते हैं, और जंगलों के साफ़ होने से जो जानवरों का जो हैबिटेट है उसका लॉस हो जाता है। तो जानवरों के रहने लायक, उनके बसने के लायक अब वो खेत जो है नहीं रह पाया, और इसलिए वो लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। अगला पॉइंट है पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, जो हमारा जो रेजिडेंशियल घर है,
ठीक है, उसमें से भी बहुत सारा ऐसा पॉल्यूशन होता है जिसके कारण कि जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स टॉक्सिकेट फ्रेश वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये लोग टॉक्सिकेट कर देते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो अगला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज। इंसान क्या कर रहा है कि हर दिन एक नया इन्वेंशन करता रहता है और नई चीज़ों की तलाश में रहता है, और इस तरीके से इंसान क्रॉस ब्रीडिंग करता है, दो एनिमल्स को आपस में क्रॉस ब्रीड करता है या दो प्लांट्स को, ट्रीज़ को क्रॉस ब्रीड करके एक नए नस्ल का एनिमल्स या प्लांट्स को डिस्कवर करता है, जिसके कारण वो जो नया एनिमल आता है, प्लांट्स आता है, वो उसके आने से जो पहले के जो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि क्यों जो भारत में बहुत सारे ऐसे एनिमल, भारत ही नहीं वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, वाई हैज़ इंडिया ए रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो भारत में फ्लोरा और फाउना का एक रिच हेरिटेज है, मतलब विरासत बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इंडिया में फ्लोरा और फाउना का रिच हेरिटेज है क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस हैं, हर चीज़ में वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। पहला है वेरिएशंस इन टोपोग्राफी और लैंड सरफेसेस, मतलब भारत की जो धरती है, भारत का जो धरती का सतह है ये अलग अलग है। ठीक है, कहीं पर प्लेटूज़ हैं, कहीं पर कोस्टल एरियाज़ है, कहीं पर प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर वेजिटेशंस में और वाइल्ड लाइफ में भी अंतर देखने को मिलता है और उनके हैबिटेट में भी अंतर आ जाता है। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है वेरिएशन इन सॉइल। यहाँ की जो मिट्टी भी है वो अलग अलग प्रकार की है, जैसे कहीं पर एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, कहीं ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, कहीं एरिड सॉइल पाया जाता है, कहीं और भी प्रकार के रेड सॉइल्स पाए जाते हैं। तो जिसके कारण भी वेजिटेशंस में और वाइल्ड लाइफ में या लाइफ फ्लोरा और फौना में अंतर आ जाता है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो है वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो हमारा देश इतना विशाल है कि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग ह्यूमिडिटी है। तो भारत के किसी हिस्से में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे कि राजस्थान। ठीक है, और वहीं कुछ हिस्सों में क्या है, जैसे कश्मीर, वहाँ पे स्नो जमा हुआ है, आइस जमा हुआ है। पॉइंट 4 में देखते हैं कि वेरिएशंस इन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट। तो सूर्य की जो किरणें हैं या जो सनलाइट है, जो धूप है, उसकी जो प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है कहीं पर, और कहीं पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। इसके कारण भी यहाँ के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 5 में लिखा हुआ है वेरिएशन इन एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पर बसे हुए हैं और बहुत से लो एल्टीट्यूड पर बसे हुए हैं, जैसे कि भारत में कश्मीर में लेह और लद्दाख जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है और कोलकाता बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर है। तो इन दोनों के वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, या फ्लोरा और फौना में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से पूरे भारत में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं फ्लोरा और फौना में। पॉइंट नंबर 6 जो है ये वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर से जो बारिश होती है या स्नोफॉल होता है उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, इससे ज़्यादा बारिश होती है। और वहीं हमारे देश का एक वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान, वहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और कहीं कहीं तो स्नोफॉल भी होता है। तो इन सारी चीज़ों में डिफरेंसेस होने के कारण, अंतर होने के कारण, जो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत ही रिच हेरिटेज है प्लांट्स का और एनिमल्स का। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।